गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 5वीं क्लास है। और जो कल हमने आपको लाभ हानि समायोजन खाता और पूंजी खाते का फॉर्मेट बताया था, उसके आगे आज अपन करेंगे क्वेश्चन। चलो देखते हैं आज अपन। तो आपने देखा होगा कि जब हमने साझेदारी की क्लास स्टार्ट की, उस क्लास में हमने आपके लिए पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। हमने आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन से कराना चालू किया था। चौथे क्वेश्चन से हमने आपको क्वेश्चन कराना चालू किया। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने आपके लिए सबसे पहले क्या सिखा दिया, लाभ हानि नियोजन खाता कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण चीजें होती है, ये चीज हमने आपको बता दी। अब उसके आगे जो हमें पूंजी खाते तैयार करना होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कल हमने देखा था, पूंजी खाते बनाने की 2 विधियां होती। एक होती है आपकी स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरी होती है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर यदि हम पूंजी खाते रखते हैं तो उसमें हमें 2 खाते तैयार करना होते हैं। एक साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते, दूसरे साझेदारों के चालू खाते। ठीक। यदि हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का उपयोग करते हैं तो हमें सिर्फ साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते तैयार करना होते हैं। तो अब जो हम सवाल करेंगे उसमें लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना पड़ेगा और साथ में ही हमें पूंजी खाते भी तैयार करना पड़ेंगे। कल हमने आपके लिए बताया कि यदि सवाल में ये ना लिखा हो कि किस विधि पर हमें पूंजी खाते तैयार करना है, तो फिर हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का उपयोग करते हैं। तो आज हम आगे सवाल करने वाले हैं और उसमें जो लिखा होगा पूंजी खाते के बारे में, उसके आधार पर हम करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है। क्यों हमने उसको छोड़ा हुआ था, अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि पहला क्वेश्चन हमने आपको साझेदारी की पहली क्लास में क्यों नहीं कराया। ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2017 को रामवास कृष्णा ने कपड़े का व्यापार आरंभ किया। 10,000 रुपए और 8,000 रुपए पूंजी लगाकर आरंभ किया है। साझेदारी समझौते के अंतर्गत साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। कृष्णा को 300 रुपए प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाएगा। प्रत्येक साझेदार को 250 रुपया प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। 31 मार्च 2018 को खाते बंद करने किए जाते हैं। उस समय लाभ 6,050 रुपये था। ब्याज व वेतन देने के पूर्व लाभ कितना था, 6,050 रुपये। हमें क्या तैयार करना है, 31 मार्च यहाँ देखो तो क्या लिखा हुआ है, 31 मार्च 2018 को स्थिर पूंजी खाते व परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर साझेदारों के पूंजी खाते और लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। अब पहले सवाल में ही आपको दे दिया गया कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाओ, वो भी स्थिर पद्धति के आधार पर और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर, जबकि आपने इसका लाभ हानि नियोजन खाता ही नहीं समझा है कि वो क्या है। तो इतनी सारी चीजें होने की वजह से उसको हमने फर्स्ट क्लास में, साझेदारी की पहली क्लास में नहीं कराया। अब जब आप लाभ हानि नियोजन खाता समझ चुके हैं, तब हम जाके आपको इसके आगे की चीजें बता रहे हैं। ठीक है। और उन सवालों में चौथे नंबर के सवाल में लिखा ही था कि लाभ हानि नियोजन खाता के लिए ही बनाना है। तो सवाल जो दिए गए हैं किताब में, कुछ वो सीरियस वाइज नहीं है, क्रम से नहीं है कि पहले क्या होना चाहिए फिर क्या, है ना। तो यहां पर हम क्रम वाइज सीखेंगे एक एक चीज। तो सबसे पहले हम बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। यहां पर देख लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाता।
लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाते समय हमने आपको बताया था सबसे पहले क्रेडिट में हम लाभ का शेष लिखेंगे, यदि हानि है तो डेबिट में और लाभ है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, लाभ कितना है आपका 6050 रुपये, क्रेडिट में लिखेंगे शेष नीचे लाए, ठीक, कितना 6050 रुपये, ये लाभ है आपका। अब देखो आगे क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है कि साझेदारों को पूंजी पर 10% ब्याज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वार्षिक ब्याज। अब खाते कब बंद होते हैं, 31 मार्च को खाते बंद होते हैं। और व्यापार कब चालू किया है, 1 अक्टूबर 2017। तो व्यापार हमने चालू किया हुआ है 1 अक्टूबर 2017, खाते बंद होते हैं 31 मार्च को। तो हम अक्टूबर से काउंट करेंगे, कितने महीने हुए मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 6। तो यहाँ पर हमें 6 महीने का हिसाब किताब करना होगा, ठीक है। तो यहाँ लेंगे हम सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम गणना कार्य भी कर देते हैं पूंजी पर ब्याज। नंबर 1 पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। तो पहले देखेंगे राम की पूंजी कितनी है, राम की पूंजी कितनी थी, 10,000। तो हम लेंगे 10,000, 10,000 का कितनी परसेंट चाहिए हमें, 10, 10/100, और कितने माह का, 6, तो 6/12, 10,000 का 10%, लेकिन 6 महीने का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 500, कितना आएगा, 500। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ पर, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 500। सेकंड कौन है अगला, कृष्णा। तो यहाँ पर कृष्णा की पूंजी पर, तो कृष्णा की पूंजी कितनी दी हुई है, 8,000 रुपये। 8,000 का हम कितना लेंगे, 10%, 10/100। इसका भी 6 महीने का ब्याज, 6/12, ब्याज कितना होगा आपका, 6/12। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ब्याज, 400 रुपये। तो पूंजी पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए हानि होती है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पर आ जाएंगे लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में पूंजी पर ब्याज। टेस्ट कर देंगे, राम और कृष्णा, कौन कौन साझेदार है यहाँ पर, राम है और कृष्णा, राम और कृष्णा। राम की पूंजी पर कितना ब्याज है, 500, कृष्णा की पूंजी पर 400, टोटल कितना हुआ, 900 रुपये। ये पूंजी पर ब्याज दे दिया। अब सवाल में क्या दिया हुआ है अगला, इन्होंने लिखा है कि कृष्णा को 300 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है, ठीक है। कृष्णा को कितना, 300 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। तो ये वेतन जो दिया गया है वो फर्म के लिए क्या है, खर्च है। तो हानि तथा खर्चों को डेबिट, डेबिट में लिखेंगे हम, कृष्णा को वेतन 300 रुपये प्रति माह, तो 300 गुण दिया 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक कितने होंगे, 6 महीने। तो कितना आ जाएगा, 1,800 रुपये। अगला देखते हैं और क्या दिया हुआ है, प्रत्येक साझेदार को 250 रुपया ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। मतलब ये चाहे तो अपने निजी प्रयोग हेतु हर महीने 250 रुपये निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि इन लोगों ने निकाला है, तो उसको अपन छोड़ देंगे, आगे बाद में देखेंगे। यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, बस अब हमें आगे सवाल को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रेडिट का टोटल कर लेंगे, कितना दिया है, 6,050। इस 6,050 में से 6,050 में से माइनस कर देंगे हम कितना, 2,700। यहाँ पर कितना माइनस कर देंगे अपन, 27, इन दोनों का टोटल है। 6,050 में से डेबिट का टोटल कितना हुआ, 2,700, हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 0,
5, 3 और 3,350 रुपये आपका क्या बचा, शेष लाभ या विभाजन योग्य लाभ जो साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। लाभ हानि अनुपात देखेंगे तो उन्होंने लिखा था कि वो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं, ये लिखा है। फर्म का लाभ साझेदारों में या साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाए। तो 2 साझेदार हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे। कर्णाकार क्या है आपका दूसरा। 3,350 को हम समान अनुपात, जब भी बात होती है तो 1:1 लिखते हैं, ठीक। बटे कितना आएगा, 1 और 1 2, 2 से अपन इसको भाग दे देंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 1 कितना, ठीक, 1675 रुपये। 1 का गुणा कर देंगे अपन यहाँ पर तो कितना आएगा, 1675 पहले का और 1675 दूसरे का, ठीक। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे डेबिट में लाभ, टेस्ट कर देंगे। राम का कितना भाग है लाभ में, 1675। कृष्णा, इसका भी कितना है, 1675। दोनों का टोटल कर देंगे 3350। यहाँ का दोनों का योग बराबर 6000, ठीक। ये क्या बना आपका, लाभ हानि नियोजन खाता। जबकि हमने आपको बताया था इस सवाल में यहाँ पर क्या बोला है, पूंजी खाते भी बनाना है, और पूंजी खाते कौन से, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और स्थायी पूंजी पद्धति, दोनों के आधार पर। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही पद्धति का प्रयोग करेंगे, वो कौन सी, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। आगे आने वाले सवालों में हम स्थायी पूंजी भी करेंगे, यहाँ पर किसी एक को अपनाते हैं। तो पहले अपन कौन से अपना लेते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का। तो पूंजी खाते तैयार किए जाएंगे अब यहाँ। यहाँ लिखेंगे हेडिंग, साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते। साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते। पहला कॉलम में किस चीज का होता है, विवरण, और बाकी के जो 2 कॉलम है वो किसके, साइन। 3 साझेदार होते तो हम 3 कॉलम तैयार करते, 2 है इसलिए 2 बनाए। यहाँ पर क्या आएगा, राम और कृष्ण। ये वाला कॉलम जो है विवरण का कहलाएगा, विवरण, और ये क्या है, राम और कृष्ण। आप कॉमर्स के बच्चे हैं, 12th क्लास पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपने 11th क्लास में कुछ सीख कर तो आए होंगे। तो एक चीज तो आपने जरूर सीखी होगी कि खाते का लेफ्ट हैंड साइड का जो भी होता है, किसी भी खाते का लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट कहलाता है, और राइट हैंड साइड क्या कहलाता है, क्रेडिट। और ये बात हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया है ना, कि पूंजी खाते का क्या होता है आपका, डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट। तो पूंजी खाते का नियम क्या है, चाहे आप चालू खाते बनाओ या फिर आप कौन से परिवर्तनशील पूंजी खाते, नियम एक ही है कि साझेदारों से जो कुछ लेना सब डेबिट में, और साझेदारों को जो कुछ देना वो सब कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम साझेदारों की पूंजी लिख देते हैं इसमें क्रेडिट साइड। तो क्या लिख देंगे, इसको रोकड़ के नाम से लिख देंगे, रोकड़। कितनी कितनी पूंजी लाए थे ये लोग, देखो, एक 10,000, दूसरा 8,000। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले की पूंजी कितनी है, 10,000, दूसरे की कितनी है, 8,000। सबसे पहले तो आपको पूंजी लिखना है। यदि व्यापार चालू किया है तो रोकड़ लिखेंगे, और यदि व्यापार पहले से चल रहा है तो हम शेष के नाम से लिखते हैं, शेष नीचे लाए, ठीक। अब साझेदारों को क्या देना है वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट, और साझेदारों से जो लेना है वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो हमें कहाँ से पता पड़ेगा, जो हमने लाभ हानि समायोजन खाता बनाया है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि साझेदारों से क्या लेना है या क्या देना है। तो देखो, लाभ हानि समायोजन खाते में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है। फर्म क्या करती है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज
देती है। देना है तो कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते के क्रेडिट में, यहां पर पूंजी पर ब्याज। इसको कितना देना, राम को 500 रुपए, कृष्णा को कितना देना है 400, पूंजी पर ब्याज देना है। इसके बाद क्या देना है, देखो कृष्णा को वेतन भी देना है। देना है तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में वेतन। कृष्णा के कॉलम में लिख देंगे कितना 1800, वेतन कितना देना है कृष्णा को 1800 रुपए वेतन के देना है। तो देखो और क्या देना है, वेतन हो गया। अब लाभ देना है दोनों को, ठीक है। तो लाभ भी क्या करना है, हमें साझेदारों को देना है, इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी खाते के। इसको क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, ऐसा पॉइंट रख दो, समझ में आएगा। पूरा नहीं आ रहा तो इतना लिख दो। कितना लिखेंगे 1675, इसको कितना देना है 1675 रुपए लाभ हानि। और देखो और क्या देना है, लाभ भी हो गया, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। साझेदारों से क्या लेते हैं हम, आहरण का पैसा और आहरण पर ब्याज। कल आपको क्लास में जब हमने आपको पूंजी खाते का प्रारूप बनाया था, वहां पर हमने पूंजी खाते के डेबिट में आहरण पर ब्याज लिखा था, आहरण लिखना भूल गए थे। तो आप ध्यान रखेंगे, साझेदारों से हम दो चीजें तो लेते ही हैं, एक तो आहरण और दूसरा आहरण पर ब्याज। तो यहां पर देखो सवाल में हमारे पास आहरण नहीं दिया है, सिर्फ सूचना दी है कि वो 250 रुपए प्रति माह अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें निकाला ही नहीं है, हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भी नहीं दिया तो इतना ही हम टोटल करना है हमारे लिए। डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट का हम टोटल कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 5 7 1 2 1, 12,175 यहाँ का टोटल है डेबिट का। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5 7 11,875 यहाँ पर से। अब देखो कुछ भी नहीं है सवाल में, और कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर हमने बोला है कि आहरण का उनको अधिकार है, लेकिन आहरण निकाला है नहीं निकाला ऐसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कि प्रति वर्ष वो ब्याज सहित 250 रुपए आहरण कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा नहीं। 250 गुणित गए 6 महीने, कितना आएगा 1500 रुपए। 250 गुणित गए 6 माह, क्योंकि 6 महीने के लिए हम खाते तैयार कर रहे हैं। तो आहरण का कितना पैसा आएगा उन्होंने निकाला, यदि उन्होंने लिखा है प्रति माह 250 रुपए प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने आहरण किया होगा, अपने मान लेते कि उन्होंने आहरण किया है। आहरण किया है तो हमें साझेदारों से पैसा लेना है, लेना है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में आहरण, ठीक। पहले साझेदार से कितना लेंगे अपन 1500, दूसरे से भी कितना लेंगे 1500। अब हम 1800 में से, मतलब 11,875 में से 1500 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आप देखेंगे यहाँ पर 10,375। डेबिट में लिख देंगे यहाँ पर, शेष नीचे ले गए, क्या लिखेंगे शेष नीचे ले गए। इसका कितना आएगा 10,375, टोटल कितना आ जाएगा 11,800। दूसरे का कितना है देखो 12,175, इसमें से मतलब हमें साझेदारों को टोटल, पहले राम को कितना देना टोटल 12,175, और लेना कितना है 1500, तो हम 1500 माइनस कर देंगे यहाँ पर, बचा कितना जो उसको देना है, तो 10,675। तो यहाँ लिखेंगे शेष नीचे ले गए 10,675, इनका शेष बचा। यहाँ भी इनका टोटल कितना आ जाएगा 12,100। ध्यान दें आप, साझेदारों को राम को
टोटल 12,175 देना है और आहरण का कितना लेना, 1500। हमने 12,175 में से 1500 घटाए तो शेष कितने बचे उसके, 10,675। तो लिखेंगे क्या, शेष नीचे ले गए। ऐसी कृष्णा के टोटल देना कितना है, क्योंकि क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, जो देना है। तो 11,875 हमें टोटल देना है। उसमें से हमने डेबिट के आहरण जो लेना थे वो कितने घटा दिए, 1500। तो बचा कितना जो उसको देना है, 10,375। तो जहां कम होता वहां लिख देंगे हम, शेष नीचे ले गए 10,300, दोनों का टोटल बराबर। तो ये आपके बन गए साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के आधार पर साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते। ठीक है, ये पद्धति कौन सी है, साझेदारों की परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। अब ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन। यदि आपको 3 शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, जिससे हम आगे का अगला क्वेश्चन कर पाए। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन। तो ये भी अपन ने क्वेश्चन छोड़ दिया था ना, तो हमने आपको शुरुआत में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन छोड़ दिए थे। यहाँ पर अपन उसको करते हैं आगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं और उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2017 को क्रमशः 60,000 और 40,000 रुपये है। वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के अधिकारी हैं तथा पूंजी पर 5% ब्याज की दर से 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत है। नियमित अवधि का पालन करते हुए त्रिपाठी ने 12,000 रुपये, चौहान ने 8,000 रुपये आहरित किए। आहरण पर ब्याज 5% से लगाया जाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष को स्थायी पूंजी है। इस आधार पर साझेदारों का खाता तैयार कीजिए। अच्छा, इसमें ये लिखा ही नहीं है कि कौन सा खाता तैयार करना है। तो हमें पूंजी खाते बनाना है तो निश्चित है, लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर हम पूंजी खाता नहीं बना पाएंगे ना। लाभ का विभाजन तो बताना है। तो सबसे पहले हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करेंगे यहां पर। विवरण, राशि, विवरण, राशि, लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लाभ लेंगे कि संस्था का लाभ कितना है वो देख लो आप। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वर्ष के दौरान 30,000 रुपये का लाभ कमाते। ठीक, तो लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे हम शेष नीचे लाए। ब्रैकेट में आप लिख दो लाभ। यदि आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लाभ, आप अपने लिए समझने के लिए। पेपर हॉल में लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस शेष नीचे लाइए आपको लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या देना है साझेदारों को, वो देख लेते हैं हम। तो पूंजी पर ब्याज है क्या, यहाँ देखो साझेदारों की संलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन पाने के अधिकारी हैं। कितना, 1,000 रुपये। पूंजी पर कितना, 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत है। तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है, यहां पर लिख लेंगे हम गणना कार्य नंबर 1, पूंजी पर ब्याज। कौन कौन है साझेदार, त्रिपाठी, ठीक, और चौहान। त्रिपाठी की पूंजी कितनी है, 60,000 ये लिखी हुई है। तो 60,000 त्रिपाठी की पूंजी कितनी दी है, 60,000। 60,000 का हम 5% लेंगे,
है ना, ब्याज कितना है 5%, तो 5/100। साल भर का लगना है, सीधा साल भर का निकाल लेंगे हम, ब्याज कितना 3000। यदि आपको समस्या हो डायरेक्ट कैसे निकालते, तो हम देखो यहाँ काट के भी आपको बता दे रहे कि 2 जीरो कैंसिल और 5 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6×5 = 30, 3000 रुपये। ऐसे हम चौहान की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, तो चौहान पूंजी कितनी है चौहान की 40,000, गुण दिया 5/100, 2 जीरो कैंसिल और 5 को 20, कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ये निकालना परसेंटेज 10वीं क्लास की बात है, फिर भी आपको हम बता देंगे, हम मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज कितना आएगा, पहले का 3000, दूसरे का 2000 रुपये। तो पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्या होती है, हानि, हानि तथा खर्चों को डेबिट, तो लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। डैश करके कौन कौन है, त्रिपाठी और चौहान, दो साझेदार हैं, त्रिपाठी और चौहान। त्रिपाठी को 3000 है ब्याज और चौहान को कितना है 2000। यहाँ लिखेंगे त्रिपाठी को कितना देना है 3000, चौहान को 2000, टोटल कितना आ जाएगा 5000 पर ब्याज। अगला, अब देखो लिखा है दोनों साझेदार वेतन के रूप में 1000 रुपये प्रति माह, है ना, पाने के अधिकारी हैं। उनको 1000 रुपये प्रति माह क्या होता है, वेतन के अधिकारी हैं। एक महीने का 1000, साल भर का मतलब 12 महीने का कितना आएगा 12,000। वेतन का पैसा देना है, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में वेतन फर्म के लिए खर्च है, तो यहाँ लिखेंगे वेतन, लेस कर देंगे, यहाँ पर आएगा त्रिपाठी, दूसरा चौहान, तो कितना मिलेगा 12,000, 1000 रुपये महीने, को भी 12,000, 1000 रुपये महीने। ठीक, 1000 रुपये महीने दिया, ये लिखा है। प्रति माह 1000 रुपये, साल भर का कितना हो जाएगा आपका 12,000, टोटल कितना आ जाएगा ये 24,000, वेतन के कितने हो गए 24। अगला देखो आगे, फिर लिखा हुआ है इनने कि नियमित अवधि का पालन ना करते हुए त्रिपाठी 12,000 और चौहान ने 4,000 रुपये आहरित किए। आहरण पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले तो आहरण पर ब्याज साझेदारों द्वारा लिया जाता है, फर्म को आहरण पर ब्याज मिलता है, वह लाभ होता है, इसलिए हम लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, डैश करेंगे त्रिपाठी और चौहान। चलो यही निकाल लेते हैं अपन, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ये आहरण पर ब्याज। देखो आहरण पर कितना है भाई, पहले का 12,000 दिया है, दूसरे का 4,000, तो यहाँ पर 12,000 का 5%, 5/100, 2 जीरो कैंसिल, 12×5 = 60, कितना आएगा 600। फिर 8,000, चौहान की आहरण कितना दिया चौहान का 8,000, तो 8,000 का 5%, 5/100, गुण दिया 5/100, 2 जीरो इससे भी कैंसिल और 8×5 = 40, तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ त्रिपाठी से 600 रुपया मिलेगा, इससे कितना मिलेगा 400, टोटल कितना हो गया। देखो लाभ है ना, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए लाभ होता है, तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। वेतन हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया, सब कुछ हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। हम यहाँ पर टोटल करेंगे, का टोटल कितना आएगा 31,000,
31,000 में से हम माइनस कर देंगे डेबिट का। डेबिट का टोटल कितना है 29, माइनस करेंगे कितना 29,000। तो 2,000 रुपये आपका बचा विभाजन योग्य लाभ, जो हमें साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो इस लाभ को 2,000 रुपये का जो लाभ बचा हुआ है शेष लाभ, इसको हम किस अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते, सॉरी लाभ हानि अनुपात में। और लाभ हानि अनुपात दिया है 3:2, ये लिखा हुआ। कितना दिया हुआ है लाभ हानि अनुपात, 3:2। तो हम इसमें बांट देते हैं इसको 3:2। 3 और 2 कितना हुआ 5, दोनों का टोटल कितना हुआ 5। तो हम बटे में कितना लिखेंगे 5, 5 से भाग दे दो 2,000 में, 5 चौको 20, 3 का गुणा कर दो 4 3 12 मतलब 1200, 2 का गुणा कर दो 4 दूनी 8 मतलब 800। तो लाभ में त्रिपाठी को कितना पैसा मिलेगा 1200 और चौहान को कितना मिलेगा 800 रुपये। लाभ कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में लाभ, यहाँ डैश करके क्या लिखेंगे त्रिपाठी, यहां पर क्या लिखेंगे चौहान। इसको कितना मिलना है 1200, इसको कितना मिलना है 800, टोटल कितना हो जाएगा यहां पर 31। तो ये आपका क्या बन गया लाभ हानि नियोजन खाता। लेकिन सवाल में हमें पूंजी खाते बनाने के लिए कहा था, क्या बोला साझेदारों के खाता तैयार करना है। तो पूंजी खाते भी बनाना है, ये लिखा है। कौन सी पद्धति है, स्थिर, कौन सी पद्धति अपनाना है, स्थिर पूंजी पद्धति। तो जब हम स्थिर पूंजी पद्धति को अपनाते हैं तो उसमें 2 खाते तैयार करते हैं, यहां हम बनाते हैं। लिख भी सकते हो आप, फिर पूंजी पद्धति किस आधार पर तैयार कर रहा हम स्थिर पूंजी पद्धति। तो इसमें 2 खाते तैयार किए जाएंगे, एक तो साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते, लिखेंगे साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पर, एक विवरण का कॉलम है, त्रिपाठी, चौहान, ये विवरण का कॉलम पाठी और चौहान। ठीक, ये कंप्लीट त्रिपाठी चौहान। अब हमें क्या है, स्थिर पूंजी खाते में सिर्फ साझेदारों की पूंजी का शेष लिखा जाता है और कुछ भी नहीं। ठीक, तो देखो व्यापार चालू किया था ने, कब किया था 1 अप्रैल को व्यापार ने 60,000 और 50,000। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्रेडिट में लिख देंगे हम रोकड़, त्रिपाठी की पूंजी जो है वो कितनी है 60,000 और चौहान की कितनी है 40। स्थिर पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी लिखी जाती है और कुछ भी नहीं लिखा जाता। स्थिर पूंजी खाते में क्या करते हैं हम, सिर्फ साझेदारों की पूंजी लिखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो क्रेडिट में लिख देंगे रोकड़, जो त्रिपाठी है वो पूंजी के कितने लेके आए 60,000, चौहान कितने लेके आए पूंजी के 40,000। डेबिट में हम लिख देंगे क्या, शेष नीचे ले गए, शेष नीचे ले गए। कोई 60,000 यहाँ का, 60,000 टोटल, इसका 40,000, 40,000। स्थिर पूंजी खाते में सिर्फ हम पूंजी लिखते हैं, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं लिखी जाती, ना तो इसमें कुछ हम जोड़ते हैं ना ही कुछ इसमें से घटाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो वर्ष के प्रारंभ में पूंजी का शेष होता है
वही वर्ष के अंत में होता है। तो वर्ष के प्रारंभ में कितना दिया, देखो 60,000 रुपए थे पूंजी, और वर्ष के अंत में भी शेष कितना बचा, 60,000। इसीलिए इसको हम स्थिर पूंजी खाते कहते हैं, क्योंकि इसमें पूंजी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब स्थिर पूंजी खातों के साथ में हम साझेदारों के चालू खाते भी तैयार करते हैं, जिसमें साझेदारों से क्या लेना है और साझेदारों को क्या देना है, इसका हिसाब किताब किया जाता है। तो अब हम बनाएंगे साझेदारों के चालू खाते, इसी के नीचे बनाना अपन है ना। साझेदारों के चालू खाते, साझेदारों के चालू खाते, ये विवरण का कॉलम है। ये आपका त्रिपाठी, चौहान, ये विवरण का कॉलम, पाठी और ये चौहान। लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट। साझेदारों को जो कुछ भी देना सब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। साझेदारों से जो कुछ भी लेना सब कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। देना है तो क्रेडिट में, लेना है तो डेबिट में। क्या क्या साझेदारों को देना है और क्या क्या लेना है हम कहाँ देखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में। तो देखो पहले पूंजी पर ब्याज साझेदारों को देना है, तो हम क्रेडिट में लिख देंगे। पूंजी छोड़ के बाकी सब कुछ लिखना है ना, तो क्या लिख देंगे अपन, क्योंकि पूंजी ऊपर लिख चुके, पूंजी पर ब्याज, ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना कितना है, देखो 3,000 और 2,000 देना है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में 3,000 और 2,000। और क्या है, वेतन देना है दोनों को 12,000 देना है, तो क्रेडिट में लिखेंगे वेतन, वेतन का। त्रिपाठी को कितना देना है, 12,000। चौहान को कितना देना है, 12,000। वेतन के बाद देखो लाभ, वेतन हो गया, लाभ का पैसा देना है कितना, 1,200 और 800 देना है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, 1,200 रुपये और 800 रुपये। और क्या देना है, बस लेना है हमें साझेदारों से, क्या लेना है, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज भी लेना है और आहरण का पैसा भी लेना है। देखो कितना, त्रिपाठी ने 12,000 निकाले और चौहान ने 8,000 रुपये। आहरण का पैसा इन लोगों ने निकाला है अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, तो दोनों से हमें पैसा लेना है, आहरण का डेबिट में लिखेंगे। आहरण त्रिपाठी से कितना लेना है, 12,000 आहरण का पैसा, और इनसे कितना लेना है आपके लिए, 12, 8,000, दूसरे से कितना लेना है, 8,000। ठीक है, आहरण पर ब्याज भी लेना है, तो डेबिट में लिखेंगे आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। इनसे कितना लेना, त्रिपाठी से 600 रुपये और चौहान से कितना लेना, 400। अब कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ लेना था हमने सब डेबिट में लिख दिया, जो कुछ देना था वो हमने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। अब हमें टोटल करना है, क्रेडिट का ज़्यादा ही है तो क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट का माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट का टोटल देखो कितना है, 16,200 इसका, इसका टोटल कितना है, 14,800। तो पहला जो दिया 16,200 में से हम डेबिट का माइनस करेंगे। देखो डेबिट का कितना है, त्रिपाठी का 12,600 माइनस कर देंगे हम 12,000, बचेगा कितना आपके पास, 3,600 रुपये।
कितना बचेगा? शेष 3600। यहां लिखेंगे शेष नीचे ले गए, 3600, टोटल 16200। ऐसे हम चौहान का निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल कितना है? 14800, और डेबिट का कितना है? 8400 माइनस कर 8400 004, कितना बचा? 6400। तो यहाँ लिखेंगे शेष नीचे ले गए 6400। टोटल इनका भी इतना ही आ जाएगा 14800, दोनों साइड का टोटल बराबर। तो ये आपके बने कौन से? स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पर साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते और साझेदारों की चालू खाते, दो चीजें हमने बना दी। मतलब आपको हमने दोनों मेथड बता दी कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में कैसे अपन परिवर्तनशील पूंजी खाते बनाते हैं और स्थिर पूंजी पद्धति में कैसे दो खाते तैयार किए जाते हैं। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये तीसरा क्वेश्चन भी नहीं करवाया था हमने आपको। देखो, अनुभव एवं काजल एक फर्म में साझेदार है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर। अनुभव एवं काजल एक फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 90,000 और 60,000 रुपये है। वर्ष के दौरान लाभ 45,000 रुपये है। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के लिए अनुमत हैं, ठीक, जिसमें अनुभव 700 रुपये प्रति माह तथा काजल को 500 रुपये प्रति माह प्राप्त होते हैं। वर्ष की समाप्ति पर आहरण अनुभव के 8,500 तथा काजल के 6,500 रुपये थे। पूंजी व आहरण पर 5% ब्याज प्रति वर्ष की दर से प्रभावित होता है। साझेदारों की पूंजी खाते यह मानकर चलें कि पूंजी अस्थिर है। अस्थिर है मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? साझेदारों के लाभ हानि नियोजन खाते, फिर उसके बाद पूंजी खाते बनाएंगे। मतलब लाभ हानि नियोजन खाता हम तैयार करते हैं यहाँ। लाभ हानि नियोजन खाता, विवरण राशि, विवरण राशि, ठीक है। विवरण राशि, लाभ देखेंगे कितना दिया हुआ है। तो फर्म का लाभ यहाँ पर ही दिया है। वर्ष के दौरान लाभ कितना था? 45,000। तो लाभ जो है उसको हम कहाँ लिखते हैं? लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में। तो यहाँ लिख देंगे शेष नीचे लाए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लाभ। टोटल कितना आ जाएगा? ये लिखा आपने लाभ, टोटल कितना आएगा? 45,000 रुपये। क्या क्या है सवाल में? पूंजी पर ब्याज कितना है? ने लिखा है पूंजी और आहरण पर 5% ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज हम साझेदारों को देते हैं। ये फर्म के लिए क्या होती है? हानि। तो डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। ऐस कर देंगे। कितने साझेदार हैं? 2, अनुभा एवं काजल। अनुभा, अनुभा और काजल। पूंजी पर ब्याज हम निकाल लेते हैं यहीं पर। पूंजी पर ब्याज पहला कौन है? अनुभा। हम ए लिख देते हैं, अनुभा के लिए क्या लिख देते हैं? हम ए लिख देते हैं। तो अनुभा की पूंजी दी हुई आपकी कितनी? 90,000।
90,000 का कितने परसेंट निकालेंगे? 5। तो 5/100। 2 जीरो कैंसल, 1 2, 9 पना 45, 4,500। अनुभाग को पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा? 4,500। दूसरा कौन है? काजल। काजल के लिए हमें यहाँ पर के लिख देते हैं। काजल की पूंजी कितनी है? 60,000। 60,000 का 5%, 5/100। इसमें भी 2 जीरो आपके कैंसिल कर देंगे, 6 पंचे 30, मतलब पूंजी पर ब्याज इसका कितना आ गया? 3,000। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि होती है, तो लाभ हानि नियोजन खाते की कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। इसको देना है कितना? 4,500। इनको कितना देना है? 3,000। ऐसा टोटल करके 7,500 पूंजी पर ब्याज। ठीक। नेक्स्ट, अब देखो आहरण पर ब्याज है, तो यहीं पर अपन निकाल लेते हैं आहरण पर ब्याज। दूसरा गणनाकार है, ये सब क्या कहलाता है आपका? गणनाकार। आहरण पर ब्याज, अनुभाग। अनुभाग के आहरण पर ब्याज, अनुभाग का आहरण कितना था? देखो ये लिखा हुआ है 8,500। 8,500 का कितने परसेंट निकालना है? 5%। ठीक। 2 जीरो कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 425। कितना आएगा? 425। फिर काजल। काजल का आहरण कितना है? 6,500। 6,500 का 5%, 5/100। 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 325। ये आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज साझेदारों से लिया जाता है, यह फर्म के लिए क्या है? लाभ। इसलिए लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है, क्रेडिट में लिखेंगे हम आहरण पर ब्याज। डैश कर देंगे अनुभाग। दूसरा क्या है? काजल। अनुभाग को 425 अनुभाग से लेना है, काजल से 325, टोटल 750। ये आ गया। टोटल कितना आ गया? 750। अगला पॉइंट, अब देखो इनको क्या बोला है? दोनों साझेदारों को वेतन के लिए अनुमत है, मतलब दोनों को वेतन भी मिलता है। और अनुभाग को कितना? 700। काजल को कितना? 5 रुपए प्रति माह। ठीक है, 7 रुपए प्रति माह है और 5 रुपए प्रति माह प्राप्त। तो वेतन हमें साझेदारों को देना है, ये फर्म के लिए क्या है? खर्च। इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे। नियम आपका क्या है? हानि तथा खर्चों को डेबिट। डेबिट में लिखेंगे वेतन, डैश कर देंगे अनुभाग और काजल। ठीक। अनुभाग को कितना है? 700। तो 700 गुणित गया 12, 8,400। कितना आ जाएगा? 8,400। इसका कितना है? काजल का 500 रुपये महीने। 500 गुणित गया 12, 12 पंचे 60, कितना आएगा? 6,000। दोनों का टोटल कर दो, कितना आएगा? 14,400 वेतन दोनों। ठीक है, टोटल वेतन कितना आ जाएगा? 14,400। और कुछ? अब कुछ भी नहीं दिया सवाल। चलो बस, हम यहाँ पर टोटल करेंगे। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो पहले हम क्रेडिट का कर लेते हैं। 45,750। 45,750 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे, कितना आएगा? 21,900। दोनों चीजें हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 21,000। माइनस कर दो इसमें से 0, 5, 8, कितना? 3। तो ये बचा 23,850 शेष लाभ, जो साझेदारों में हम उनके लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। 23,850, इसको हम किस अनुपात में बांटेंगे? देखो लाभ हानि अनुपात 2:1। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होता है?
2:1 इस सवाल में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2:1/3। 2 और 1 कितना हो गया आपका 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 30 आते 21, कितना बचा आपके पास 2, तो 3 नाम 27, फिर कितना बचा आपके पास 1, 3 5 15, फिर जी 0, 2 का गुणा कर दो यहाँ पर 0, 10, 18 1 19, 14 और 1 15, 1 का गुणा करेंगे तो 7,950। ये आ गया इनका लाभ। अनुभा को कितना मिलेगा 15,900, काजल को कितना मिलेगा 7,950। तो डेबिट में लिखेंगे हम लाभ अनुभा 15,900, ठीक। काजल को कितना है, काजल 7,950। दोनों का टोटल कर देंगे 23,850, टोटल 45,750। तो ये आपका क्या बना दिया हमने, लाभ हानि नियोजन खाता। सवाल में हमें साझेदारों के अस्थिर पूंजी खाते मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाते भी तैयार करना है, ठीक। लिखा हमने कौन से, अस्थिर पूंजी खाते, मतलब ऐसे मानकर चलना है कि पूंजी कैसे ये परिवर्तनशील है। यहां पर बनाएंगे साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते। साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते। साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते, ये विवरण का कॉलम है आपका। अनुभा और एक काजल, फिर से विवरण अनुभा एक काजल। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, डेबिट का, राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, क्रेडिट का। साझेदारों को जो कुछ भी देना है सब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, और साझेदारों से जो कुछ भी लेना है वो सब कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड। सबसे पहले हम पूंजी का शेष लिखेंगे, या जो पैसा वो लेके आए हैं। तो देखो पूंजी का कितना पैसा लेके आए हैं, 90,000 और 60,000, ठीक है, 90,000 और 60,000 यहाँ पर लिख देंगे हम। अब यहाँ पर देखो कहीं सवाल में लिखा नहीं है कि काजल एवं अनुभा ने व्यापार चालू किया, बस इतना ये बताया कि वो लोग व्यापार इस अनुपात में बांटते हैं लाभ हानि, उनका लाभ कितना दिया हुआ है। इसका मतलब है कि व्यापार पहले से चल रहा है। यदि पहले से चल रहा है तो हम पूंजी का रोकड़ नहीं लिखते बल्कि शेष लिखते हैं, और यदि व्यापार चालू किया है अभी तो फिर हम क्या लिखते हैं, रोकड़। तो यहाँ पर सवाल में लिखा नहीं है कि इन लोगों ने व्यापार अभी चालू किया है, पहले से चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष। क्या लिखेंगे अपन, शेष नीचे लाए, मतलब पूंजी का शेष है, इसका कितना है 90,000, इसका कितना दिया है 60, पूंजी का शेष। अब साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, और साझेदारों से जो कुछ लेना सब डेबिट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे पूंजी पर ब्याज, क्या देना है हमें, पूंजी पर ब्याज देना है। इसको कितना देना है 4,500, इसको कितना देना है 3, है ना। देखो ये लिखा है ना, पूंजी पर ब्याज 4,500 3,000 ये देना है। और क्या देना है, वेतन देना है। तो पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखेंगे वेतन, इसको कितना देना है 8,400, इसको कितना देना 6,000, वेतन का पैसा देना है
अनुभा को 8,400 और काजल को 6,000। और क्या है, वेतन भी हो गया। लाभ का पैसा देना है 15,900 और 7,950, तो क्रेडिट में लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता 15,900 और दूसरे का कितना है 7,950। ठीक, 7,950। और क्या बचा, वेतन हो गया। आहरण का पैसा इनसे लेना है और आहरण पर ब्याज भी लेना है। ठीक है, आहरण कितना लेना, देखो 8,500 और 6,500। आहरण का पैसा साझेदारों से हमें लेना होता है क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत खर्च हेतु व्यापार से पैसा निकाला है। तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। जो कुछ भी लेना है वो सब कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। साझेदारों से जो कुछ भी लेना है सब कहाँ लिखना है, डेबिट में। और साझेदारों को जो कुछ भी देना है वो सब कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। तो आहरण का पैसा लेना है, कितना लेना है इससे 8,500, इससे कितना लेना है 6,000। आहरण पर ब्याज भी लेना है तो डेबिट में लिखेंगे। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज 425 अनुभा से, 325 काजल से। अब कुछ नहीं बचा। ठीक, सब कुछ हो गया है। अब हमें सिर्फ टोटल करना है और कुछ भी नहीं। तो हम टोटल करेंगे। सबसे पहले जहां ज्यादा का दिख रहा है उस साइड का कर देंगे क्रेडिट का। यहाँ का टोटल देखो कितना आ जाएगा आपका, 0 0 18 18 1,18,800। तो इसका टोटल निकालो पहले, 0, दूसरा अंक कितना है 5, तीसरा 9, चौथा 16, 7, 76,950। तो पहले में 1,18,800 रुपये हमें क्या करना है, अनुभा के देना है। और लेना कितना है, डेबिट का देखो 8,500 425, टोटल कितना हो गया 8,925 घटा देंगे। 8,925 माइनस कर कितना बचेगा 5, 7, 8, 9, 1,09,875। यहाँ लिखेंगे डेबिट में। शेष नीचे ले गए 1,09,875, टोटल 1,18,800 का शेष। दूसरे का कितना है 76,950 में से हम इसके डेबिट का माइनस करेंगे 6,500 और 325, दोनों का टोटल कितना हुआ 6,825 घटा देंगे। 6,825 माइनस करना है। यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 2, 5, 1, 0, 7, 70,125 रुपये शेष बचा। तो यहाँ लिख देंगे 70,125, टोटल 76,950। तो ये भी आपका देखें पूंजी खाता तैयार हो गया है। यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम कल देखेंगे। आशा करते हैं आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आपको ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 16, ये आपके लिए होमवर्क। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे। नंबर हमारा आपको पता ही है 9340888674। सॉल्व करके आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे। देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। यहाँ पर भी आपको साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है। कुछ नहीं लिखा है तो आप परिवर्तनशील पूंजी खाते तैयार करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है और उसके बाद परिवर्तनशील पूंजी खाते। क्वेश्चन नंबर 16 है और जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सभी शिवलाल की बुक के क्वेश्चन हैं, जो न्यू अभी एडिशन है उसकी बुक की बात कर रहे हैं ना। हमेशा नए बुक का ही यूज करते हैं क्योंकि उसमें नए नए अपडेशन होते हैं और
शिवलाल की बुक से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूरे लगभग मिल जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, उससे कोई बाहर नहीं जाता। नियम कानून, हम किसी बुक को रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमें जो भी पढ़ना है नियम कानून पढ़ना है। यदि आपसे नियम बनते हैं तो आप किसी भी बुक को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे नियम नहीं बनते हैं तो आप सिर्फ एक ही बुक कर पाओगे जो आप कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं। आप हमसे नियम सीख लो एक बुक के बेस के आधार पर, और उसके बाद आपको जो भी बुक करना है आप कर लो। यदि आपसे ना बने क्वेश्चन तो आप हमें बताएं। वैसे ऐसे कोई भी नियम नहीं होंगे जो हम आपको छोड़ दें, सभी बनेंगे आपसे। फिर आपको डेली क्लास को अटेंड करना है, डेली आपको नोट्स बनाना है, और डेली यदि आपको कोई होमवर्क दिया जाता है तो उसको करने की कोशिश करना है। आपसे नहीं बनेगा, एक बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा, तीन बार नहीं बनेगा, अगली चौथी पांचवी बार से वो आपसे बनने लगेगा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन ऑल्सो वुमेन परफेक्ट। थैंक यू, आज इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। बाय।